हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊंगा कि जिनको मिल के घर बैठे बैठे आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन अपनी जिंदगी में जरूर मिलेगी, और हमारे फन सेगमेंट्स जो हैं वो तो आपको एंटरटेन हर दफा की तरह इस बार भी करेंगे। आज हमारे स्टूडियोज के अंदर जो मौजूद हैं, शी डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन, और हम कहते हैं ना कि रवायतन तौर पे अक्सर शोज के अंदर हम कहते हैं जी इनको तारुफ की जरूरत नहीं है, पर इनको वाकई तारुफ की जरूरत नहीं है। और आज का जो एपिसोड है इसको देखने के बाद आपको एक डिफरेंट साइड इनकी नजर आएगी। आपकी मुलाकात इनसे डिफरेंट टीवी चैनल्स की स्क्रीन के थ्रू हो चुकी होगी, सोशल मीडिया पे ये बहुत एक्टिव है अभी, बल्कि मैं देख रहा था शी इज वेरी एक्टिव ऑन हर यूट्यूब चैनल। उन तमाम जगहों पे तो आपने इनको एक पर्टिकुलर रोल के अंदर देखा है जिसकी वजह जो इनका हॉल ऑफ फेम है। पर आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये बेसिकली बिलोंग कहाँ से करती हैं, और ये कैसे मीडिया के अंदर एंड अप हुई। और ये एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर है, तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप इनका इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ, कोई इंसिडेंट था जिसकी वजह से ये एस्ट्रोलॉजर बनी। मैं बात कर रहा हूँ सामिया खान साहबा की। थैंक यू सो मच मैडम फॉर कमिंग इन, और बड़ा लंबा इंतजार था और मेरी बड़ी एक वो ख्वाहिश थी आपसे मुलाकात करने की। मेरे लिए बड़ी इज्जत अफजाई है, इट्स एन ऑनर फॉर मी एज वेल। और हम बड़े लकी हैं कि हमें आप जैसे सीनियर लोग मिले। कल मैं इत्तेज़ाज़ अहसन साहब की एक बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अब जो नई लॉट आई है, ये जो टीवी एंकर्स हैं या ये टीवी प्रोग्राम से कर रहे हैं, तो ये बड़े कॉम्पिटेंट हैं। तो मैं उस बात पे मैंने उनको भी एक रिक्वेस्ट की कि हमारे सीनियर्स बड़े कोऑपरेटिव हैं, जिस तरह की आप हैं, तो हमें मेंटोरशिप बड़ी अच्छी मिली, जिसकी वजह से एक बाय प्रोडक्ट बड़ी जो है वो अच्छी निकल के आई। बट लेकिन मैं वाकई खुशी होती है कि जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे तब इतना टैलेंट नजर नहीं आता था मुझे। अब तो मुझे हर दूसरे बंदे में इतना टैलेंट नजर आता है। प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। मुझे तो लगता है कि टिकटॉक ने इतना एक्टर पैदा कर देना है कि आप लोगों के लिए कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। और आप यकीन करेंगे, पर मसला ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली जब वो टिकटॉकर्स को हम बुलाते हैं शोज पे, तो किसी की डायलॉग्स के ऊपर डबिंग करना वो एक अलग कहानी है। और अपना अच्छा, वैसे इज इट डिफिकल्ट लिप सिंग? वो आदत पड़ जाती है। When you train your mind, आपको तो पता है कि माइंड अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज इंसान के अंदर बनाई कि अगर आप काला देखने की कोशिश करें तो फिर पूरा दिन आपको रोड पे काली गाड़ियां ही नजर आएगी। लोगों को यही कहती हूँ, ये माइंड नहीं है। जैसे आप अपनी स्टीयरिंग पे बैठे हो गाड़ी में और स्टीयरिंग पावर आपके हाथ में है, तो ये ऐसे ही आपके हाथ में। जैसे आप इसको ट्रेन करेंगे, जैसे आप इसे ट्रेन करेंगे, ये आपने इसको डिनाइल में लेके जाना है, ये आपकी मदद कर देगा। अल्लाह ताला ने इसलिए अशरफुल मखलूकात बनाया, सिर्फ हमें ये देके जो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो मैडम, हम तो आपसे वाकिफ हैं और आपके मदा भी हैं, और आपकी जो पीछे प्रेडिक्शंस थी, जो आपने कहा था कि वो ऑपोजिशन और होम्योपैथिक ऑपोजिशन, जो आपने एक टर्म यूज की थी, वो हावी हो जाएगी, वो होगी हावी। फिर खान साहब का एक सख्त टाइम, बट उससे पहले ये तमाम ये सवाल तो आपसे हर उसमें इंटरव्यूज में होते हैं, मैं भी उनकी तरफ आऊंगा। बट आपकी अगर हम स्टोरी जानने की कोशिश करें तो क्या स्टोरी है, कैसे एस्ट्रोलॉजर बन गई आप? मैं एक जुमला अपने हर इंटरव्यू में कहती हूँ, और मैं मोटिवेशनल होके लोगों को कहती हूँ जो मेरी जैसी औरतें हैं और ज़िंदगी उनके साथ नई जस्टिस कर रही है, तो प्लीज़ हिम्मत ना हारे। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे 1 रुपया भी कमाना नहीं आता था, और मेरी मदर ने मुझे कहा कि अल्लाह ने 2 हाथ दिए ना, किसी के घर में सफाई करके पैसे कमा लेना, वो इज्जत की जिंदगी बेहतर है इस जिल्लत की जिंदगी में जिसमें तुम जिंदा हो। ये आप अपनी बात कह रही हैं फैमिली मैरिड जो मेरी मैरिड लाइफ एक शदीद फेलियर्स का शिकार। फिर मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे फेलियर्स ने मुझे आज सामिया खान एस्ट्रोलॉजर बाय प्रोडक्ट ऑफ योर फेलियर्स। यस, कि इतने को फेलियर्स देखे, और जो है मुझे वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि अल्लाह पाक ने जब किसी को रिस्क देना होता है, हर इंसान के अंदर खुदा का, आप देखिए उनका कैसा अल्लाह पाक का सिस्टम है, हर इंसान के अंदर अल्लाह ने ना एबिलिटी डाल के भेजा है। आपने उसे एक्सप्लोर करना है, आपने उस पर मेहनत करनी है। हो नहीं सकता मुस्तफ़ा कि आपका काम आपको इज्जत ना दे अगर आप अपने काम को इज्जत दोगे। अब अगर आपकी एक मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी और आप बिल्कुल वो वाली खातून थी जो सब चीजें बर्दाश्त कर रही थी, मैं तो घर की, मैं तो वो थी वो जो डोर मैट औरत बन जाती है। फिर मुझे किसी ने बताया। और ये कितने साल ये सिलसिला चलता रहा?
21 साल 21 years of your married 21 life. years और 21 साल तन्हाई जिंदगी मैंने गुजारी। वो कहते हैं वो डोर मैट नहीं बन जाते ऊपर से। फिर मुझे किसी ने कहा डोर मैट क्यों होता है, ऊपर पैर रखें तो पता चला कि अपनी इज्जत करोगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, तो अपनी इज्जत पहले तो खुद करना शुरू 21 करें। साल के बाद आपने 21 साल के बाद भी उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मेरे लिए इतना धुआं भर दिया, क्योंकि मैंने एक बेबी की अडॉप्शन पे चली गई मैं, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पे थी। और अगर वो बच्चा ना मेरी जिंदगी में आता तो मैं शायद जो है एक कमाने की मोटिवेशन भी ना आती। आपको किसी की एक जिम्मेदारी का जो एहसास होता है। बस उसके बाद फिर जब मैंने ये जो मैं यही कहने लगी थी, जो वासिफ अली वासिफ साहब की बात मैं कोट कर रही थी, जब मैं छोटी सी थी ना मैं तब भी प्रेडिक्शंस करती थी। अच्छा, मैं 5th क्लास में भी थी ना, तो मेरी इंटरव्यूज में ये मैंने मेंशन किया कि मैंने अपनी फैमिली में मैंने किसी को प्रेडिक्शन ऐसी कर देनी और वो पूरा हो जाना, वो हो जाना ना। और बल्कि इंटरनेशनल, जब मैं नेशनल मीडिया पे बैठती हूँ मैं तो इंटरनेशनली भी मेरी वायरल हुई हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में मेरी प्रेडिक्शन का जिक्र हुआ जब मैंने जरदारी साहब की हिडन मैरिज का जिक्र किया था, और वो वॉशिंगटन पोस्ट में मेरे नाम से उन्होंने शाया की थी। उसने बहुत तरतली मचाई। हाँ जी, लेकिन मैं कहती हूँ मुस्तफ़ा की जो है ये एक गाइड लाइन है। अब जब मैं इस काम में, ये काम बचपन से आता था, ठीक है, वो आपके पास सेंस थी। जब फेलियर्स आए तो मैं एक साहब से मिली, साहिबा, अच्छा उन्होंने बहुत प्यारी बात की। उन्होंने मुझे जो गाइड किया ना, और मेरे साथ वो कुछ हुआ भी वैसे। अब मुझे वो क्यूरियोसिटी थी कि इन्होंने कैसे कहा था, ये वो क्यूरियोसिटी मुझे इस काम में ले गई ना, कि इन्होंने जस्ट टू नो कि ये कैसे इन्होंने मेरे पास के बारे में किया। अच्छा खैर, फिर मैंने इसको लर्न करना प्रॉपर्ली शुरू किया, और फिर मैंने 4 इल्म सीखे। एक मेरे पास एक ईरानी इल्म भी है, और एक मैं न्यूमरोलॉजी जो कि इल्मुल अदाद कहा जाता है, पाम, हर इल्म की दलील मेरे पास मौजूद है। जिस इल्म की दलील होती है मुस्तफ़ा, उसको ये नहीं कहा जा सकता गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। मुझे तो ये भी पकड़ में आई क्योंकि मैं पहली औरत थी पाकिस्तान की इंडस्ट्री में जो टेक ऑफ कर रही थी ना, तो लोगों की नज़रों में मैं खटकना शुरू हो गई, और मेरे शोज़ मुझे बाकायदा बड़े बड़े स्कॉलर्स के साथ मेरे शोज़ किए गए, और मैंने अपने इल्म के डिफेंस में शो किए। मैं भागी नहीं उन प्लेटफॉर्म से, because you have that knowledge, और जब मैंने उनको दलील दिए, दलाइल दिए, तो यकीन करें कि मैं हर जगह से ये सनद लेके निकली कि आप सही ट्रैक पे हैं, ठीक है, कि आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। क्योंकि अगर मेरे पास अपनी प्रेडिक्शन की लॉजिक है, दलील है, तो मैं इल्म की बात कर रही हूँ। गैब का इल्म, इल्हाम होना, वही होना, ये सिर्फ पैगंबरों को होते हैं, ये हम जैसे गुनाहगारों को नहीं। आपने जब व्हेन यू स्टार्टेड, आपको एक मेंटोर मिली जो आपके जिनका आप जिक्र कर रही हैं, और वहां से आपका सफर शुरू हो गया। वो क्यूरियोसिटी थी जिसने आपको लीड किया इस करियर की तरफ। एग्जैक्टली। कितने साल आपने जो है वो ट्रेनिंग ली, पढ़ाई की? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। 2-2.5 साल में अपनी फैमिली में, अपनी सराउंडिंग में कोई ऐसा बंदा नहीं छोड़ती थी जिस पे मैं होमवर्क नहीं करती थी। तो आपका वे फॉरवर्ड क्या होता है कि अगर आप किसी पे वर्किंग करती हैं, या कोई आपके पास, वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये इल्म तो रोड के ऊपर भी है, आप किसी मार्केट में चले जाएं, देयर पीपल, और मैंने देखा है कि कुछ मार्केट्स हैं, लिबर्टी मार्केट के अंदर साहब हैं, पिछले when I was growing up, मैं जब से देख रहा हूँ उनको, और मुझे लगता है कि मैंने भी लॉन्ग टाइम बैक, जब मुझे कुछ नहीं आता था, तो चलते चलते शायद मैंने भी उनसे वो एक दफा रीडिंग, दिस गाय रोम्स अराउंड, और वो जब से हैं उधर। सो जस्ट वांटेड टू नो कि आपका जो आप देखती हैं जिस तरह चीजों को, जिस तरह एक रूहानी तरीके से होता है, वो कोई इस्तिखारे के थ्रू, मैं साइंस की बात करने वाली औरत हूँ कि मैं यही कहती हूँ। प्रोसेस क्या होता है? जिस तरह देखें, जिस तरह तो ऐप भी आ गए हैं, लोग कहते हैं डालें चीजें, और वो बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल ऐसे होने लगे तो फिर जो है ना वो देखिए, मैं कहती हूँ ये इल्म इतना ही है जितना नेविगेशन काम करती है। नेविगेशन आपको हेल्प करती है ना, आगे ट्रैफिक ब्लॉक है, रुक जाइए। अब खान साहब को मैं 19 जनवरी से मशवरा दे रही हूँ, लो प्रोफाइल हो जाए, लो प्रोफाइल हो जाए, वरना टाइम आपको बंद गली में ले जाएगा। क्योंकि देखिए मेरे से हमेशा तो उन्होंने तो उतना ही उसके मेरा उलट किया, अल्लाह जाने उनके एडवाइजर कौन है। पहले मैं जब नवाज शरीफ साहब -1 हुए थे, तो मैं उनके लिए भी ये कहती थी कि नवाज शरीफ साहब ने 67 में अपना दौर इक़्तिदार संभाला है, और उनको बहुत फूंक फूंक के चलना पड़ेगा। साइंस ये किस तरह काम करती है? हाउ डू यू? अच्छा देखिए, अब जब मैं बिलीव करती हूँ कि जिस दिन आप माँ के पेट से बाहर आए, ठीक है,
وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال اور وہ ٹائم، جہاں جہاں آسمان پہ جو جو ستارے ہیں وہ آپ کی تقدیر کو ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. کچھ چیزیں تقدیر میں اٹل ہیں، کچھ کو اب بدلا جا سکتا ہے. تقدیر امم و تقدیر، جو آپ نے سنا ہوگا اٹل والی جو کہانی ہے. اٹل میں کیا کیا چیزیں؟ اٹل میں وہ اس ہاؤسز میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ان ہاؤسز میں جا کے. اب جیسے خان صاحب کا میرج ہاؤس، میں اگزامپل کے طور پہ آپ کو کہتی ہوں کہ 2 کھلاڑی ہیں ہمارے سامنے. وسیم اکرم صاحب کا میرج ہاؤس ایسا ہے کہ ان کو اپنے پارٹنر کی جو گڈ لک ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے. اور خان صاحب کا میرج ہاؤس ایسا ہے کہ انہیں عورت راس ہی نہیں ہے، ان کی زندگی چل ہی نہیں سکتی. تو کہتے ہیں کہ وہ بشرا بی بی، جب بشرا بی بی آئیں تو میرے سے پھر یہ سوال ہوا، میں کہا جی بشرا بی بی سروائیو کریں گی اپنے پوٹینشیل کی سر پہ. خان صاحب کا مزاج نہیں ہے کمپرومائز کرنا، وہ ان کی اپنی برداشت ہوگی. اور پتہ نہیں، خیر اب تو ہمیں اصل کہانی نہیں پتہ، لیکن خان صاحب کا میرج ہاؤس بالکل بیچارہ وہ میری طرح کمزوری ہے. لیکن جو وہ ہیں وسیم اکرم صاحب، ان کی لک بیوی آئے گی، ان کی لک اور جو ہے وہ پروگریسو ہو جائے گی. تو یہ میں آپ کو 2 نون لوگوں کی مثال دے کے کہہ رہی ہوں. اب جیسے نواز شریف صاحب تھے تو میں نے مشرف صاحب کے دور میں 3rd ٹائم وزیر اعظم بننے کی پریڈکشن دی تھی. 4تھی بار نہیں بنیں گے، نہیں بنیں گے، نہیں مجھے تو نہیں نظر آ رہا ابھی تک اسٹک ٹو اٹ. 4تھی بار نہیں بنیں گے. اور جو ہے پیچھے اپنی پارٹی کو یہ بھی میں نے، جب انہوں نے کہا جی نون لیگ کا صفایا ہو گیا، میں تب بھی کہتی تھی نون لیگ رول آؤٹ نہیں ہوگی، نون لیگ اسکرین پہ. یہ سب مثالیں دیکھیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اچھا جیسے دیکھیں آپ یہاں سے اسلام آباد جانے کا آپ نے ارادہ کر لیا ہے نا، آپ کے ہاتھ میں مصطفیٰ اتنا ہے کہ آپ موسم خراب ہے تو آپ کہو گے کہ جی میں بائی روڈ نکل جاؤں، میں نہ جہاز پہ جاؤں. لیکن پھر بھی وہ جہاز، وہ گاڑی اسلام آباد پہنچے گی نہیں پہنچے گی. یہ ہے تقدیر اٹل، جو صرف کچھ چیزیں اللہ کے راز میں. میری صرف اتنی سی اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں ٹائم فریم بتا سکتی ہوں یہ ہوگا اس کہ یہ ٹائم فریم جو ہے وہ ایسا ہے، اس میں صدقات دیجئے. صدقات ہمارا توکل ہے کہ اللہ کے قہر کو، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا فرما دیتے ہیں. یہ جو اوپر سے نیگیٹو ریڈیشن نے زمین پہ آنا یا پازیٹیو نے آنا، یہ بھی رب کے حکم سے ہی آپ کو ہٹ یا آپ کو بلیسنگ دے کے جا سکتی ہے. پر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر اب جس طرح آپ جب ان چیزوں کے اندر یا when you started believing in it یا آپ ساری چیزیں کرتے ہیں تو آپ زندگی مشکل نہیں ہو جاتی کہ اگر آپ ہر چیز کے بارے میں پریڈکشن لے رہے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی اپنا اوورسیز ٹریول جنوری تک پینڈنگ کر دیا تھا کہ میں نے نہیں جانا جنوری سے پہلے باہر جو ہے، تو مشکل تو ہوتی ہے لیکن ایک گائیڈ لائن بھی تو ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ چلیں جس طرح اگر آپ کے پاس علم اچھا ہے، اگر آپ کے پاس وہ بندہ آ جائے یا اگر وہ اس علم میں بلیو کرتا ہے، اگر وہ غلط پریڈکشن پہ چلنا شروع ہو جائے. دیکھیں جو آپ مانے نہ مانے، جب آپ کسی سے پریڈکشن لیتے ہیں چاہے آپ اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں، مطلب کہ اس سے کہ یار میں ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا، بٹ آپ نے جب وہ سن لی تو بیک آف دی ہیڈ اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. مطلب اگر آپ نے مجھے یہ کہہ دیا نا کہ مجھ سے یہ سیڑھیاں جو ہے نا دیکھ کے اترنی تو میں خطرہ پہنچا سکتی ہیں، میں جب بھی سیڑھی اتروں گا میں نہ مانوں کہ میں نہیں مانتا، پر بیک آف دی ہیڈ تو میرے دماغ میں چل رہا ہوگا نا کسی دن میں سلپ نہ ہو جائے. اچھا میرے ساتھ تو ویسے یہ نہیں ہوا. میں تو کہوں گی یہ تھوڑا سا دیکھیں ان چیزوں کو میں اس سال، حالانکہ ماشاءاللہ جب آپ جیسے پیار کرنے والے، عزت دینے والے اینکرز تعارف کراتے تھے میرا کہ ان کا 99% پولیٹیکل پیش گوئیوں کا صحیح کا ریکارڈ ہے، اس سال میرے رب نے اس کو 100% کر دیا. اسی لیے میں نے پولیٹیکل پیش گوئیوں سے عزت کے ساتھ ایگزٹ لے لیا کہ میں نے پولیٹیکل پیش گوئیاں نہیں کرنی، ریکارڈ خراب نہ ہو جائے. میرا اللہ کا دیا ہوا علم ہے، ان کی دی ہوئی عزت ہے، ڈر بھی لگتا ہے. تو جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ ذہن میں بیٹھ جائے گا. میں تو بڑا مارجن لے رہی ہوتی ہوں کہ یہ علم ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. میں اپنی پریڈکشن دیتے ہوئے کہتی ہوں کہ مجھے غلط ہونا منظور ہے، لیکن میں ستاروں کے ساتھ، اور یہ میں اپنے ساتھ کے جتنے میرے لوگ ہوتے ہیں میری برادری کے، میں کہتی ہوں ستاروں سے نہ کھیلیں، یہ ایک دن آپ سے کھیل جائیں گے. مطلب ہم اپنی مرضی کی پریڈکشنز نہیں دے سکتے ان کی لینگویج کو، یا ایسی پریڈکشن جو کہ عوام اس ٹائم پہ سننا چاہے یا کسی کو پلیز کرنے کے لیے آپ اس کے اندر نہ آ جائیں. میں نے تو جی بادشاہوں کے درباروں میں بھی نہیں دی ہیں. میں نے کہا میں اسی لیے نا پولیٹیشین سے بڑا گھبراتی ہوں ان کو اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں. وہ نہیں سننا چاہتے، وہ اپنے خلاف سننا نہیں چاہتے. یہ نہیں سننا چاہتے کہ
आप उनको बताएंगे अब आप अगले 5 साल आपका कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, वो नहीं तो मेरी जान जाती है पॉलिटिकल लोगों से। मतलब फिर आपने वो ये सारा सफर किया, 2.5 साल का मुताला हुआ, देन यू स्टार्टेड। जी। कब जिंदगी के अंदर एक ऐसा पॉइंट आया कि जिसमें हर बंदे की करियर के अंदर एक पॉइंट होता है कि जब वो ये सोचता है कि यार ये दिस इज माय फर्स्ट माइलस्टोन, कोई ऐसा बंदा आया हो आपके पास? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि मैं जब जिंदगी ने कान से पकड़ के बाहर खड़ा कर दिया, और आप यकीन करें कि आजकल आप चौधरी गुलाम हुसैन साहब का नाम सुन रहे हैं, मुझे लॉन्च करने में उनका हाथ है और गुलाम हुसैन साहब, तो मुझे उन्होंने ना, वो खुद भी जायचा बनाते हैं और मैं बड़ी हैरान हूँ कि मैं कभी लगता है कि वो जायचे से बोल रहे हैं, जायचा बनाते हैं, वो जिस तरह बोलते हैं ना। मुझे खुशी हुई कि लोगों को कहते हैं मेरे से इख्तिलाफ है जायचे में, तो जो है लोगों को जरूर कहते हैं कि सामिया से जाके राय जरूर ले लें। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब, एक सलमान तासीर साहब का चैनल था, उस पे मुझे जो है वो बिजनेस प्लस, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आप यकीन करो जिस तरह भी कैमरे ऑन है ना, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। ठीक है, मैं रोना मैं रोना शुरू हो गई। मैं कैमरे बंद करें, मुझे तो पसीने आ रहे हैं, मैं नहीं बोल सकती। उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। तो उसके बाद फिर दुनिया टीवी ने हाथ पकड़ लिया और जो है वो फिर चल आपके चैनल पे मैं बहुत बारी आई, क्योंकि फिर तो बिल्लियों की तरह कोई चैनल छोड़ा नहीं मैंने, क्योंकि वो आपकी दैट वाज, और उसमें प्रेडिक्शन जो थी जी, जब आपको एक तो ये आपकी लॉन्चिंग पैड आपको मिल गया और आपने अपनी जो भी प्रेडिक्शंस करना शुरू की, आप रॉ होते हैं ना शुरू में। अच्छा, वैसे मुस्तफा ये जवाब देना, पहले मैंने सवाल अधूरा छोड़ दिया, मुझे पता आपका सवाल क्या होगा। अल्लाह पाक ने उस वक्त से इज्जत रखनी शुरू कर दी पॉलिटिकल पेश गोइयों की। पहली वो हिट अभी भी आपके जो मुझे साहब लेने आए थे, तो वो कहते हैं बात करना चाह रहे थे, तो मैं कुछ रिसाइट कर रही थी, तो कहते हैं आप कुछ पढ़ रही हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं घर से निकलते हुए मुझे जो कुछ आता है ना, जो मुझे पता है कि मैं पढ़ती भी जाती हूँ, कि अल्लाह पाक मेरे मुंह से ऐसी कोई बात ना निकले जिसमें रुसवाई का अंदेशा हो। आज भी मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, आज भी मैं हर शो को पहला और आखिरी समझ के करती हूँ। हाँ, कि मैं उसमें ये नहीं एज लेती कि अब मुझे बोलना आ गया है। हर बंदा जो सक्सेसफुल बंदा है ना, वो जब भी आपसे बात करेंगे ना, तो वो यही कहता है कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ जी, और जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर आपकी लर्निंग प्रोसेस रुक जाता है और आप अपने उस कॉन्फिडेंस की जब लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, देन फिर आप ऐसी बातें करते हैं जो आपकी पकड़ के अंदर आती हैं। कि मैंने बहुत सारे आलमे दीन हैं जिनकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी, पर पता नहीं उनको अचानक से क्या हुआ कि उनका दिमाग पलट गया और एकदम ही वो ट्रैक से ऑफ हो गए जी, जिस ट्रैक पे वो चल रहे थे उससे वो ऑफ हो गए। अच्छा, आपकी जो पहली प्रेडिक्शन थी जो आपको याद हो गई यार कि अच्छी तरह से हर जगह मैं उसकी बीन बजाती हूँ, 1999 में, ठीक है, जब मैंने इसको प्रोफेशनली काम को शुरू कर दिया, तो 11 अगस्त को एक ऐसा एक्लिप्स होना था कि कराची में मुकम्मल अंधेरा हो गया था। तो मेरे पास एक क्लाइंट आते थे, फाइक जमाली साहब के भतीजे थे, उनके कोई नैब केसेस थे, मिनिस्टर थे और नवाज शरीफ साहब की 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे नैब केसेस हैं, मैं परेशान हूँ। तो मैंने कहा आप इनके लिए परेशान हैं, आपकी तो गवर्नमेंट उड़ने वाली है। अच्छा। वो कहते हैं हाउ इज इट पॉसिबल, 2/3 मेजॉरिटी कैसे हो सकता है? मैं कह जी मुझे तो नजर आ रहा है कि ये जो ग्रहण लगेगा 11 अगस्त को ये आपकी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर देगा, उड़ा देगा। अच्छा, खैर वो अक्टूबर में मैंने अपनी आंखों के सामने वो मंजर देखा। मैं कराची में थी, हमें जहाज से उतार दिया गया, ऊपर मुशर्रफ साहब का जहाज, उसको लैंड नहीं होने दिया जा रहा था और रेंजर्स ही रेंजर्स थे। और ये अक्टूबर में ये सानेहा हुआ था कि, और फिर 11 साल हम फिर माशाल्लाह की हमने वो, दिस वाज योर फर्स्ट, ये मेरी फर्स्ट प्रेडिक्शन थी जहां से आपको लोगों के अंदर एक्नॉलेजमेंट्स मिलना। और उसके बाद तो फिर सिलसिला रुका ही नहीं। फिर अल्लाह ताला ने जो भी सिर्फ मुझे एक गिला है, मैंने मुशर्रफ साहब के दौर में प्रेडिक्शंस दी, मैंने जरदारी साहब के दौर में सख्त प्रेडिक्शन दी, यूसुफ रजा गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन भी मेरी प्रेडिक्शन थी, नवाज शरीफ साहब के दौर में उनका आना भी प्रेडिक्ट किया, उनका -1 होना भी प्रेडिक्ट किया। कभी इतनी इज्जत अफजाई नहीं मिली जो पीटीआई के चाहने वालों से मिली, कि मतलब उनको लगता है कि उन्होंने बस ये जो सियासत को मजहब ना बनाए। प्लीज, उनको लगता है कि उनके हाथ में एक जो फोन
दे दिया गया है, बहुत तो ज्यादती उनको है। इतनी लिबर्टी मिल गई है कि आप यकीन करें, मैं अक्सर सुन रहा होता हूँ अपने सीनियर साफी जो वो एंकर्स हैं वो उसके ऊपर प्रेडिक्शन देते हैं, वो अपना तजिया देते हैं, वो तजिया इतना बैलेंस्ड होता है और इतना अच्छा होता है, पर आप नीचे जाएं और वो प्रूफ कर रहे हैं ना, मतलब उन्होंने जो भी नैरेटिव बिल्ड किया, देन विद फैक्ट्स एंड फिगर्स दे आर प्रूविंग इट। वो आप नीचे चले जाएं तो वो उसको कहेंगे जब वापसी में जाते हुए शॉपर ले जाना और वी लव खान, मतलब सिर्फ ये कल्ट फॉलोइंग है, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल। अच्छा, और मुझे ना एक ही मान रहा कि मैं सच बोलने वाला बंदा हूँ, मुझे झूठ से एक तो कहने की बात होती है ना, लेकिन देखें आप नेशनल टीवी पे बैठ के झूठ ना बोलो, ना अपनी जात के बारे में, ना अपनी जिंदगी के बारे में, ना अपने इल्म के बारे में। तो मेरा रिकॉर्ड माशाल्लाह आज तक इसमें एक भी झूठ शामिल नहीं मुझे लगता है कि अब जो न्यूज़, लेकिन मुझे दुख होता था कि जब नीचे लिखते थे झूठी औरत, या अल्लाह मैं प्रेडिक्शन दे रही हूँ। मसला ये कि उनको ये लगता है कि ये कौन, हम तो पकड़े नहीं जाएंगे, और वो ये बात करके बस वो एक नेगेटिव थिंकिंग होती है ना, जो भी आप अपने माइंड को जिस तरीके से ट्रेन किया, उनको यही ट्रेन किया गया है कि लोग हमारे खिलाफ हैं, हमें दीवार के साथ लगाना चाह रहे हैं। कहाँ इनकी ट्रेनिंग हुई है? ये आपको पता है इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया है, जब मिनॉरिटी के अंदर आप होते हैं ना, when they were in a smaller number, so मिनॉरिटी के अंदर जब आप होते हैं, नंबर छोटा, तो आपकी ट्रेनिंग होना शुरू होती है, बिल्डअप। अब वो मेजोरिटी के अंदर वो नजर आए, और वो उनका मेरा ख्याल है कि वतीरा यही है कि वो सोशल मीडिया पे बैठ के जो है ना, वो एक मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि लौंडे लपाटे, सो वो एक वो बहुत यूज करते हैं। सो आई थिंक मुझे ये लगता है कि जो यंग लोग हैं, अगर आप इस तरह, तो फिर यंग बंदे को रोड पे भी नहीं आना चाहिए ना, तो आपको फ्रीडम जो है करें, लेकिन सहाफत में पार्टी कैसे बन सकते हैं? मतलब खान साहब तो इत्तेफाक से कि मैंने भी उन्हें लीडर समझा, मैंने भी उन्हें लीडर माना, जिंदगी का एक ही वोट डाला, वो उन्हें डाला था, और इसके बावजूद मेरा काम है इल्मी प्रेडिक्शंस देना। और 19 जनवरी जब आई इस साल की, तो मैंने कहा 3 लोगों पे सख्त वक्त आएगा, बुज़दार साहब, शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब, कि ये दीवार के साथ इनको लगेगा कि ज़िंदगी। और एक लाइन जो मुझे खुशी भी होती है जब मेरे बहुत सारे वर्ड्स कॉपी किए जाते हैं, पॉलिटिशियंस मेरे वर्ड्स बोलते हैं, खान साहब ने मेरे बहुत सारे वर्ड्स बोले, तो मैंने कहा इसका मतलब सुनते ज़रूर हैं। खान साहब धरने तक तो बड़ा प्रॉम्प्ट रिप्लाई उनकी तरफ से मुझे आया करता था जब मैं उन्हें गाइड करती थी, क्योंकि मुझे भी लगता था कि लीडर हैं, पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे हम। तो वो प्रॉम्प्ट रिप्लाई आपको वो किसी के थ्रू आता था कि आप ही वाज नहीं, मेरे पास उनका उन दिनों में डायरेक्ट नंबर डॉक्टर आमिर की वजह से एक ताल्लुक बिल्डअप हुआ था, तो मैं उनको अपनी प्रेडिक्शंस भेजती थी वाया व्हाट्सएप भी जो है। मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ, मैं कभी बिल्कुल पढ़ते भी थे, जवाब भी देते थे। पर एक चीज तो फिर तय होगी कि आपका इन सारे जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इनको ये पता है कि आपकी बात सुनी जाती है, मुझे तो तभी तो वो मतलब कि आपकी राय उनके लिए मुझे जब मेरे वर्ड्स बोलते हैं ना, क्योंकि मैं अपनी वोकैबुलरी तो खुद ही बनाती हूँ ना, मैं तो किसी को सुन के नहीं बनाती। जैसे मैंने होम्योपैथिक ऑपोजिशन कहा कि ये एग्रेसिव हो जाएगी, खान साहब के लिए मैंने कहा कि मुद्दत बाय होकर बाइक को पूरी करने के चक्कर में ये ना आगे इद्दत काटनी पड़ जाए। फिर अक्सर मैं वो लफ्ज़ यूज़ किया कि हुकूमत वेंटिलेटर पे जा चुकी होगी, इसको डेंट पड़ेगा, तो ये मुझे तो वो सारी चीज़ें न्यूज़ प्रोग्राम्स के अंदर, तो मैं उससे भी मुझे अंदाजा होता था कि सुना जाता है, माने ना माने उनकी अपनी। मैंने कोशिश ये की थी कि हम नॉन पॉलिटिकल बात करें, पर क्योंकि सेंस आपके ताल्लुक ही इतना जो है ना पॉलिटिशियन के साथ, चले अब इस पे आ जाते हैं कि अब जो करंट सिनेरियो है, ये जो हो रहा है, ये तो आपने एक और प्रोग्राम के अंदर प्रिडिक्ट किया था कि सिनेरियो इस तरह बनेगा और वो एग्रेशन होगा। आगे आपको वे फॉरवर्ड क्या नजर आता है? वे फॉरवर्ड क्या नज़र आता है, बस दुआ करें, क्योंकि सच्ची बात है कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी मार्स रेट्रोगेशन में जाने वाला है। मार्स की रेट्रोगेशन मीन्स अ लॉट। देखिए 30th को ये पहली गया, 30th को गया है, और पहला वाकया होता है कि कंटेनर के नीचे आके वो इतनी प्यारी मेहनती बच्ची, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, और वो ब्लड शेड पहला, वो उनके कार्ड के साथ जब मैं ब्लड देख रही थी, मैं मैं इसी ब्लड शेड से डर रही थी। तो 30th की रात को वो वाकया हो जाता है, 30 अक्टूबर की रात को। 30 की मॉर्निंग मार्स ने उल्टा चलना शुरू किया है, और अभी एक्लिप्स भी लगा है, अभी फिर लगने वाला है नवंबर में। तो सर जो है मुस्तफ़ा, ये हालात तो स्केरी हैं। नहीं, पर इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे देखिए, रास्ते में मैं ये कहूँ कि इससे इनकी कोई पर्पस अचीव हो जाएगा, वो मुझे नजर नहीं आता। अच्छा, ठीक है,
کہ مجھے نہیں مجھے کیونکہ بھی خان صاحب کا جو وقت مشکل ہے, خان صاحب تو بھی 1 جون 2023 تک کسی نہ کسی کرائسس میں چلیں گے یہ جو ہے, اور ابھی جو ایکلپس لگا ہے وہ بھی ان کو ہٹ کر رہا ہے ڈائریکٹلی جو ہے. وہ آپ جو الیکشن جلدی ہونے والی جو پوزیشن سینیریو ہے وہ کچھ آپ کو میں تو ابھی تو میں کہوں 2023 میں بھی ہو جائے تو بڑی بات سمجھیے. اچھا تو 2023 میں بھی ہو جائے. یہ جو یہ ریٹ ریس ہے وہ چلتی رہے گی, اور اکانومی, کیونکہ مجھے صرف ایک کنسرن ہے, آئی ایم ناٹ کنسرن کہ میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے, خان صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے, داڑھی صاحب کے ساتھ, اس سب سے اکانومی بڑی طریقے سے ہٹ ہوتی ہے, اور ہم سب بہت برے طریقے سے ہٹ ہوئے میں, چاہے وہ کسی بھی کلاس سے, ان ریسپیکٹیو آف دیٹ کہ آپ کیا آپ کا سورس آف انکم ہے کتنا ہے, پر ہٹ سب کو اپنے اپنے لیول کے اوپر آیا ہے. 2023 ایک دیکھیں ابھی جا کے مجھے یہی دکھ ہوتا ہے کہ ابھی ملک تھوڑا سا یہ بھی اس سال کی پریڈکشن تھی کہ اس کو اب مختلف, پہلے میں نے خان صاحب کے دور میں پریڈکشن دی تھی کہ ہم آئسولیشن میں چلے جائیں گے, پاکستان کو آئسولیٹڈ کر دیا جائے گا, اور آپ کو یاد ہے کہ ہم ہوئے. اچھا یہ جب ہم یہ وکٹم بنے تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ریزن بن جائے گا سیلاب وکٹمز والا جو تھا. میں نے کہا کہ اب پاکستان کو مختلف ممالک سے کولیبریشن یا کوپریشن ملے گا, مختلف ملکوں سے جو ہے. اب جب وہ کہانی شروع ہوئی ہے, اور یہ میں بار بار کہہ رہی ہوں سب سیاستدانوں سے, حکومت اپنی ایگو چھوڑ دے, خان صاحب اپنی ایگو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں, بچیں گے تو الیکشن ہوئے گا نا اس ملک کے اندر جو ہے, اور جو ہے ملک بچے گا تو ہی حکومت ہوئے گی نا. لیکن میں بار بار ایک ہی جملہ بول رہی ہوں کہ اگر اب بھی ہم نے اپنے قبلے درست نہ کیے, 2023 لاسٹ وارننگ ایئر ہے پاکستان کے پاس, ورنہ وہ جو اللہ معافی دے. کیونکہ ایک اور پروگرام میں بھی آپ نے اس کا تذکرہ کیا, قبلے درست کرنے سے مراد یہ, آپ کس کو ریفر کرتی ہیں سر؟ یہ جو چاہے اپوزیشن ہے, جو یہ بچے جو یہ لانڈے لپاٹے ہیں جو وہ بیٹھ کے گپ شپ مارتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور یہ نہیں سوچتے کہ دیکھیں اب میں اور آپ ہے نا, ایک کام ہم نے اچھا کیا آپ اس کی تعریف کریں, ایک کام آپ نے برا کیا آپ اس کو کرٹیسائز کریں, تاکہ آپ کے لیڈر کو بھی ایک وے فارورڈ ملے, اور اس کو پتا چلے کہ میں اگر غلط کری جاؤں گا تو مجھے کرٹیسزم برداشت کرنی پڑے گی. مصطفیٰ یہاں پہ بہت خوبصورت جملہ ہے, اور میں اس کا کریڈٹ خود نہیں لینا چاہوں گی. سیدہ عارفہ اتنی پیاری انہوں نے لائن بولی کہ ہم شخصیت پرست معاشرہ ہیں, اور جو شخصیت پرست معاشرہ ہوتا ہے بت پرست معاشرہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ابھی جب آپ اپنی پرسنل زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذائچے بھی خود اپنے دیکھتی ہیں اور آگے آنے والے کوارٹر کے بارے میں پریڈکشن کرتی ہیں, کبھی ایسا ہے کہ اپنے آپ کو بالکل مصطفیٰ میں تو بالکل کرتی ہوں, میں نے کوئی سیلنگ بائنگ کرنی ہو تو میں اچھے ٹائم کا ویٹ کرتی ہوں. حالانکہ گھر کی پیر کی اس کی گھر میں عزت نہیں ہوتی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر کے لوگ بھی مجھے فالو کرتے ہیں, میری پریڈکشنز کو سیریس لیا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, ان ڈیٹس کو لکھا جاتا ہے. تو وہ میں ٹائم فریم ہی تو انڈیکیٹ کرتی ہوں, اس ٹائم فریم میں اللہ پاک کو آپ پہ پیار آ جائے, اللہ پاک آپ کو آرام سے گزار دیں. میں نے تو آپ سے صرف یہ گزارش کرنی ہے کہ اس ٹائم فریم میں لو پروفائل ہو جائیں. جیسے خان صاحب کا وقت شروع ہوا تو میں یہی کہتی تھی کہ اس وقت میں سارے محاذ نہ کھولیں, ان کو بہت محتاط چلنا پڑے گا. لیکن آپ کا کہنے کا مطلب آسان جواب ہے کہ زیادہ پنگے نہ لیں, مطلب کہ ابھی اس ٹائم پہ تھوڑا سا جو ہے ضرورت کے تحت پنگے لے لیں, ہر طرف پنگے نہ لیں. اگر ہو سکتا تھا کہ پی ڈی ایم اتنی اسٹرانگ ہی نہ ہو پاتی, اگر خان صاحب دانش مندی کا اس وقت مظاہرہ کر دیتے, وہ اسٹرانگ ہی نہ ہو پاتی. پر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ سے, کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ اس بارے میں ریسرچ بہت اچھی ہے, پی ڈی ایم نے سم ہاؤ خان صاحب کو ایک نیا زندگی دے دی, ایک اور فیم دے دیا, اور وہ پی ڈی ایم کے تمام تر ایکٹس جو ہیں وہ خان صاحب کی فیور میں چلے گئے, بیکاز مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی موت آپ خود ہی مار جاتے ہیں. سو وہ والا سینیریو اس الیکشن میں آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی ول ڈائی اٹس اون ڈیتھ, کیونکہ جو بھی انہوں نے اپنی پرفارمنس کے بیس پہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر سال 2 سال آپ اور ویٹ کرتے نا, وہ تو خسارہ ہو جاتا, تو یا سری لنکا ہوتے یا افغانستان والے. وہی وجہ تھی کہ یہ کڑوا جو ہے کہ وہ جو ہے اگر آپ سال 2 سال اور گزار لیتے وہ بہت برا ہونے والا تھا پھر,
क्योंकि हम आइसोलेशन में जा चुके हुए थे। तो मियाँ साहब को कभी प्रोटेक्शन नहीं आपने की? मियाँ साहब ने कभी आपसे मतलब मुझे ये तो पार्टीज के बहुत या आपकी छोटे मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ कि आपकी प्रोटेक्शन से माइक तोड़ते हैं वो? सुनते हैं, मैंने कहा ना सुना जाता है कि जैसे इनका भी सियासी सितारा स्ट्रांग है, मियाँ शहबाज शरीफ का, इमरान खान साहब का, शेख रशीद साहब का, सियासी सितारे बहुत देखे। एक सीट के साथ भी वो जिंदा रहते हैं। आप सोचो एक सीट के साथ वो बंदा राज कर रहे हैं। चौधरी ब्रादर वो हमेशा ही उनका कमबैक किसी न किसी तरीके से मैं परवेज इलाही साहब से जब भी मिलती थी सवाल ही होता था कि मैंने जो है वो वजीर आला दोबारा कब बनना है। मुझे ये पता है कि परवेज इलाही साहब जो है ना इस इल्म के अंदर वो ऑब्सेस थे इस मिनिस्ट्री। खैर उनका जो एक काम उनको हमें क्रेडिट देना चाहिए, चाहे एक काम उनके क्रेडिट पे आता है जो रेस्क्यू क्या वाला। बात है। मैं जब भी वो देखता हूँ तो मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है, ना चाहते हुए भी। यकीन करें ये उनकी मेरा ख्याल है सारी जो मगफिरत है वो यही करते हैं। मेरा लफ्ज आपने ले लिया, मैं कहती हूँ पक्षवा जाएगी इनको जो है। क्योंकि जब आप देखते हैं ना कि वो आपको एक रोड के ऊपर बंदा उठाने के लिए आ रहा है, हाईवेज के ऊपर जब आप खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट देखते हैं, तो एक ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये एक ऐसा काम है कि जिसका कोई काम क्यों नहीं करके जाते। कोई खान साहब 4 साल थोड़े तो नहीं थे ना, ऐसा काम कर देते कोई एक काम के, वो उस काम की कल को मिसाल दी जाती। परवेज इलाही साहब का ये एहसान हम याद रखते हैं और जो है अल्लाह ताला इस तरह के काम कराता है, क्योंकि हालांकि इनके पास इतने बिग थिंक टैंक्स हैं जो कि बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम करके आए हुए हैं, जिनको पता है कि आपने क्या ऐसे काम करना है। कितनी भारी फंडिंग लोग इनको करते हैं, आपने ये भी देख लें। इनके साथ एतबार है लोगों को, जलसे इन्होंने किए हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं हो सके जो है। और 50 करोड़ रुपए तो मामूली बात है कि एक जलसे में आपका जो है ना वो फंड है ही है। तो बाहर कोई कैसे यकीन करेगा, ये गरीब लोग हैं। और वो हम कितने इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि हमें एक हादसे को भूलने के लिए दूसरा हादसा बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे ही आप सोचें ये आया, अब वो कोई कैमरा मुड़ के गया है सैलाब ज़दगान की खबर लेने। सो आई थिंक वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वर्ल्ड कप कौन जीतेगा और पाकिस्तानी टीम का क्या इस वर्ल्ड कप के हवाले से फ्यूचर नजर आ रहा है, वो जरूर प्रेडिक्शन है। मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब आप बन के उठ गई हैं, अब आप बताएं कि 24 घंटे कैसे गुजारी? उनकी जो मुझे गलतियां लगती थी ना कि यार आप सबकी गलतियां सुधारी जा रही, मैं हूँ तो मैं फज्जे के पाए शाय एंजॉय करूँ, क्योंकि क्या खाने होंगे। मुझे दुख होता है कि अल्लाह पाक कितना बड़ा इनको ओहदा देते हैं, ये सबसे बड़ा मनसब है, ये सबसे बड़ा मनसब है ना। तो सामी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये वर्ल्ड कप के क्या हालात वाक़यात है, कुछ अपने इल्म की नज़र से हमें बताएं ना कि ये वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है। मैं इसको छोड़ देते हैं क्योंकि आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ और हमें बहुत बेशक वी गोइंग लिटिल वेरी वीक जो है, आप पाकिस्तान को निकाल दें। अब लेट्स नॉट टॉक अबाउट पाकिस्तानी टीम। वो तो मेरे जब घर के बच्चों में ना बहुत क्रेज है, मेरे नेफ्यूज नीसेस, खाला बताएं ना क्या बनेगा, वर्ल्ड कप पाकिस्तान लाएगा। मैं क्या बच्चों, इतनी मैं आपको ख्वाब नहीं इतना बड़ा दिखा सकती, और वो भी झूठा ख्वाब मैं नहीं दिखा सकती। तो ये उम्मीद ना रखें कि अब हम इंतजार करें बारिश हो जाए, ज़ालाबारी हो जाए या ऑस्ट्रेलिया में धमाके हो जाए। और हमारे सेट पे भी मौजूद हैं ऐसे लोग जो ऐसी उम्मीदें लगाते हैं। आइडिया दिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से पहले ही मैंने बताया था कि वापस आएंगे तो सामी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये वर्ल्ड कप के क्या हालात वाक़यात है, कुछ अपने इल्म की नज़र से हमें बताएं ना कि ये वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है। मैं इसको छोड़ देते हैं क्योंकि आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ और हमें बहुत बेशक वी गोइंग लिटिल वेरी वीक जो है, आप पाकिस्तान को निकाल दें। अब लेट्स नॉट टॉक अबाउट पाकिस्तानी टीम। वो तो मेरे जब घर के बच्चों में ना बहुत क्रेज है, मेरे नेफ्यूज नीसेस, खाला बताएं ना क्या बनेगा, वर्ल्ड कप पाकिस्तान लाएगा। मैं क्या बच्चों, इतनी मैं आपको ख्वाब नहीं इतना बड़ा दिखा सकती, और वो भी झूठा ख्वाब मैं नहीं दिखा सकती। तो ये उम्मीद ना रखें कि अब हम इंतजार करें बारिश हो जाए, ज़ालाबारी हो जाए या ऑस्ट्रेलिया में धमाके हो जाए। और हमारे सेट पे भी मौजूद हैं ऐसे लोग जो ऐसी उम्मीदें लगाते हैं। आइडिया दिए। और ये मेरे वो मासूम पाकिस्तानी हैं जो बस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिए जाते हैं। कि जितना हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से प्यार करते हैं ना, इतना हम इस मुल्क से प्यार करना शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल ये मुल्क के सारे मसले
حل ہو جائیں گے. پتہ نہیں یہ شدت پسندی جو ہے نا, مجھے دیکھیں کسی ملک میں جاہلانہ سلوک ہوتا ہے, تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے, یا ہمارا ہمسایہ ملک کرتا ہے اپنی ٹیم کے ہارنے پہ, یا ہم کرتے ہیں. ہم ان سے انفلوئنسڈ کیوں ہیں اتنے زیادہ؟ آپ کو یاد ہوگا ابھی تو شکر ہے بریکنگ کا کچھ ٹرینڈ کم ہوا ہے, ٹوس 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 بریکنگ, بچے کی آئس کریم مل گئی بریکنگ. وسیم اکرم, وقار یونس, میں اور آپ کیوں نہیں اب اس طرح کرکٹ دیکھتے, سعید انور صاحب جیسے بالکل بہت بڑے سٹارز ہیں, شعیب اختر. خوشی ویسے ہوتی ہے جو نئے بچے آئے ہیں, نیا لاٹ جو آیا ہے, لیکن اس وقت کیونکہ اس وقت میں پاکستان کے لیے کوئی خوشی نہیں دیکھ رہی تھی جس میں مجھے امید نہیں تھی کہ, اور مجھے آپ چلیں ہم تو اتنا بڑا سپنا نہیں دیکھ رہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے جیسے انڈیا بھی جنت ایک ہاتھ کے فاصلے پہ رہ جائے اور وہاں سے واپسی ہو جائے, تو انڈیا کا بھی ایسے ہی ہوگا. آپ نے کچھ کیا نہ کیوں, آپ نے یہ پریڈکشن جو ہے سامیہ جی کی آپ نے لکھ کے رکھ لینی ہے. سو ایز پر پریڈکشن کوئی جیتے نہ جیتے یہ انڈیا قریب تک جائے گا ورلڈ کپ کے, پر ورلڈ کپ ٹرافی پہ ہاتھ نہیں, ان کے ہاتھ میں نہیں آئی. آمین. سو یہ جو ہے نا, لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے طلاق کی پیش گوئیاں کی جیسے عمران خان صاحب اور ریحام صاحبہ کی ہوئی, دونوں نے مجھے معاف کر دیا, دونوں اچھے دوست بن گئے. اس کے بعد مجھے طلاق پہ معافی مل جاتی ہے, مجھے حکومتیں گرانے بنانے پہ معافی مل جاتی ہے. معافی نہیں دیتی قوم تو یہ پیش گوئی نہیں بھولتی جو ہے کرکٹ کی پیش گوئی. اس لیے میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا. ایک میں نے پروگرام کیے ہیں, میری بہت ساری کرکٹ کی پیش گوئیاں میرے رب نے میری عزت رکھی. جب پی ایس ایل پاکستان میں ہونا تھا وہ بھی میں نے پریڈکشن دی تھی, سب لوگ اگینسٹ تھے, تو میں نے کہا تھا پی ایس ایل پاکستان آئے گا, ہوگا, اور جو آخری ٹیم فائنل جیتی. سر اس کے بعد بڑا خطرناک ہوتا ہے, وہ جو کرکٹ لورز ہوتے ہیں نا وہ آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں, ایموشنز ہے نا, تو وہ اٹھا کے کلپ کو جو ہے نا پھر وہ تو اس میں سے بھی جیسے میں اپنے علم کو ریٹ کرتی ہوں کہ یہ 70 to 75% گائیڈ لائن ہے. تو میرے ساتھ کرکٹر تھے, وہ آج بھی میرا ذکر کرتے ہیں, سلمان بٹ صاحب, کہ کہتے تھے سامیہ جی کی 80% پیش گوئیاں جو تھی نا وہ اسپاٹ آن گئی تھیں. وہ آپ کا ذکر کر کے اپنا ذکر کرانا چاہتی ہوں کیونکہ اب تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کا کہیں ذکر ہوتا ہے. اچھا آپ نے بہت ساری پریڈکشنز کی ہیں, میں لیٹ می گیو یو سچویشن. So if you wake up as falling people, what will you do? Not as per your prediction. آپ سوچیں کہ آپ ان کے باڈی ہوئی ہے, ان کی ہے, روح جو ہے ایک دن کے لیے 24 گھنٹے کے لیے سامیہ جی کی ان کے اندر جو ہے پرواز کر گیا ہے, سو وہ ایک دن جو ہے آپ کیسے گزاریں گی؟ سو یور پہلی آپشن ہے عمران خان دی پولیٹیشین. کیا ایک دن آپ کا 24 گھنٹے کا کس طرح کا دکھے گا؟ اچھا دیکھیں, میں نے آج تک اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے مجھے اس کام میں ڈالا ہے, میرے رب اب تو کان سے پکڑ کے ڈالا گیا ہے, میں کام کرنے کے لیے نہیں بنی تھی, میں تو بیگم صاحبہ والا سٹیٹس انجوائے کرنا چاہتی ہوں, انجوائے کر کے, ٹھیک ہے نا. تو وہ بڑھاپے میں اللہ نے کہا کہ چل اٹھ کام کر جو ہے نا, کہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی ٹوکا تھا, یہ بڑھاپا آپ کو لگتا ہے ہماری نظر میں سے آپ کو 26 سے 28 سال کے بیچ میں. تھینک یو مصطفیٰ. تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ میں تیری مخلوق کو کبھی گمراہ نہیں کروں گی, ٹھیک ہے, میں تیری مخلوق کو اگر میرے پہ اتنی بھاری ذمہ داری ڈالی ہے تو میں یہ نہیں کروں گی. تو مجھے خان صاحب سے گلا ہے کہ جو ہے نا نئی نسلوں کو وہ خواب نہ دکھائیں جو پورے نہ. آئی تھنک آپ نے آپ کا گلا ویلڈ, تو آپ کیا کریں گی کیونکہ وہ جو جتنے بھی انہوں نے, میں اس کی اصلاح کروں گی کہ میں بچوں کو سچ بتاؤں گی کہ جو ہے نا, آپ کو ویسے 24 گھنٹے دیے تھے, یہ تو آپ نے 24 سال والا کام لے لیا کہ وہ اصلاح میں. تو میرا خیال ہے جو خان صاحب کا اللہ تعالیٰ نے جو اسٹیچو دیا ہے نا, ایک دن بھی ان کے لیے کافی تھا. کاش وہ ایک باری جو ہے نا یہ اللہ, میں کہتی ہوں اللہ ان کے دل میں ڈال دے. سو میاں نواز شریف صاحب آپ بن کے, میاں صاحب, بڑے میاں صاحب آپ بن کے اٹھ گئی ہیں, اب آپ بتائیں کہ 24 گھنٹے کیسے گزاریں گے میاں صاحب بن کے؟ میں تو غلطیاں جو ہے نا سدھاریں. میاں صاحب نا وہ ان کو جو ایک شوق ہوتا ہے نا وہ درباریوں کا, ٹھیک ہے نا, اور ایک جو ہے یہ غلطی ان کی سب سے بڑی. آپ سے بڑی تو ہے ہی کوئی نہیں, آپ سے بڑا تو لیڈر ہی کوئی نہیں ہے. وہ چیز جو ہے نا, اور یہ ڈاکٹر عامر لیاقت اللہ ان کی مغفرت فرمائے, میں انہیں بھی کہتی ہوتی تھی کہ درباری کوئی جرت ہی نہیں کرتا تھا ان کو کریکٹ کرنے کے لیے. تو یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے ایک بندے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم لوگ اسٹرگل میں, میں آپ کو مزے کے جواب نہیں دے پا رہی, یہ بہت مزے کے. دیکھیے میری بات سنیں, کوئی بھی ایسی چیز جیسا میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ آپ انسپائر ضرور ہوں گے. جی کوئی ایسی چیز کبھی کہے ہوئے, شاید کوئی 2 لوگ ایسے دیکھ رہے ہوں کہ جو آپ کی بات سن کے ان کی اصلاح ہو جائے,
उनका माइंड मेकअप हो जाए, तो वो दो लोग जब तक राय रास्त पे रहेंगे तो मुझे और आपको सवाब आएगा, नहीं तो मीडिया वाले तो और तो कोई तरीका नहीं हमारे तो पास इस सवाब नियत से भी अपने काम में लॉयल और सिंसियर चलती हूँ कि कहीं से कोई दुआ ही आ जाएगी। अब आप मरियम नवाज बन के उठ गई हैं। हाँ अच्छा, मुझे जरूर फोन करना, मैं ये देख ले सामने जी, अभी वादा हो गया है। मरियम नवाज से मुझे गिला है कि अभी भी उनमें लीडरशिप क्वालिटीज हमें नहीं, तो उनसे कोई गिले नहीं है। लीडरशिप When she क्वालिटीज talks, we listen. बिल्कुल क्राउड पुलर हैं, लेकिन जब मैं उनका जायचा भी देखती हूँ ना, अभी जब उन्होंने, ठीक है मैं मानती हूँ कि अशरफ शरीफ साहब की वो ट्वीट मेरी अपनी नजरों से गुजरी हुई है, ठीक है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, लेकिन उनको स्कोर सेटल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लीडर का काम नहीं है। आपका स्टैचर बड़ा है। हाँ, अगर मैंने एक छोटी हरकत कर दी है तो आपका स्टैचर बड़ा है, आपको ही जवाब नहीं देना उसको, चाहिए। आपका पूरा पाकिस्तान आपको सुनता है और उनके सेंटिमेंट्स जो है वो हिट होते हैं। हाँ, सो आपको इस तरह उनके लेवल पे गिरने की किस्मत आगे लेके जाती है। फिर छोटी सी कॉलेज वाली मेंटालिटी, ओ कुड़ी ने मेनू फलां ग्रुप उस फलां टाइम से तकिया दी, मैं नहीं चढ़ना, प्रॉपर फीमेल मेंटालिटी। और मुझे लगता है कि इनकी इर्द-गिर्द में जो इनके हवारी है ना, इनको पुश करते हैं बस मरवाने। आप तो पे आप कर दें, आपको मतलब आपको इतना ही गुस्सा ऑब्वियसली इंसान को आता है, और ऐसी बातें भूलती भी नहीं है। आप किसी के थ्रू करा लें, आप खुद तो ना कूदे ना उस जगह पे जो है। अब आप बिलावल बन के उठ गई हैं। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि जैसे वो एक अच्छी सोल है, वो एक प्यारी बीबी सोल है, वो एक सच्ची बात बताऊं तो वो तो मुझे तो खान साहब से ज्यादा मैच्योर लगा है वो लड़का जो है। उसने CNN और BBC पे जब भी वो इंटरव्यू देता है, he makes so much sense. I think language is the only barrier. और आप यकीन करें कि मुझे अपने उस मशवरे पे शर्मिंदगी जो मैंने उनकी फूफो को दिया, मैंने कहा कि आप अपनी फैमिली में से एक लड़की को तैयार करें, बिलावल बहुत लंबा पॉलिटिक्स में सस्टेन नहीं करेंगे। लेकिन मैं जब उनको बोलता हुआ भी देखा है, और मैं कहती हूँ क्या ग्रूमिंग कर दी गई है कि मैं कह नहीं सकती कि कोई चीज, कि उसको कोई चीज किसी कोई चीज बगैर नॉलेज में लाइव हो या बगैर प्रिपरेशन के कहीं जाता है। आपको याद होगा खान साहब तो टीवी पे आके कहते थे डॉलर महंगा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, ये हो गया मुझे तो पता। लेकिन आप बिलावल को देखिए कि वो प्रॉपर होमवर्क से आता है। आटा सस्ता करने थोड़ी है जी, क्या मुझे तुम लोगों ने इसमें फंसा दिया। तो आपके फॉरेन मिनिस्टर लग जाते हैं, वो वाली पोस्ट ले लेते जाते, बाहर के सर किंग मेकर बन जाते। जब इन्होंने ओथ लिया था, वो नहीं मुझे लगा, ओथ जब लिया था तो मैंने उस दिन एक मैं उसमें प्रोग्राम में थी, बड़ा वो था लाइमलाइट वाला प्रोग्राम था, तो मैंने तब कहा था कि एक हीरो का फॉल जिस दिन होगा मेरा भी दिल दुखेगा, क्योंकि वो हीरो तो हैं, ठीक है, एक कैरिज्मा अल्लाह ने दिया, तो मैं कि हीरो का फॉल ना मेरा भी दिल दुखेगा। और फिर बाद में ना मुझे उन्होंने कहा कि तो बड़ी सख्त लाइन बोल दी आपने। फिर उसके बाद मैंने कहा बोल दिए तो बोल दिए, मैं समझी मैं बुखार में थी, ज्यादा सच निकल गया। ये आपने अच्छा माना मैंने बताया। तो वो मैं नहीं थी, वो बुखार बोल रहा था। तो वो हमें तो ये डरा दिया जाता था कि बिल्कुल ज़ियाउल सा वाला दौर है, तो जरा सोच समझ के बोलें। लेकिन मैंने 1 साल तो मैं टीवी पे आई नहीं। फिर मैंने कहा अपने आप को, मैंने हिम्मत दी कि यार उठो सच बोलो, क्या फर्क पड़ता है कि गालियां ही पड़ेंगी ना, चाट खाएंगे। इन्होंने बोला कि भाई लाठी नहीं मारते, गाली मारते। अब आपने जो है बिलावल को यू थिंक इज अ गुड सोल, तो क्या एक दिन गुजारेंगे कैसा, देखेंगे ज़रदारी साहब कहाँ बैठ के चीजें सोचते हैं, इतने स्ट्रीट स्मार्ट और क्लेवर कैसे हैं। उनका चाइनीज स्टाफ मंकी है, और मंकी के कभी आप देखिए, उसको कभी ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि चाइनीज ने बड़ा अच्छे डिवाइड किए हुए हैं। उन्होंने 12 सितारे 12 एनिमल्स पे डिवाइड किए हुए हैं। सेक्रेटेरियस क्या होते हैं यूं नहीं पता चलता, वो सालों पे डिवाइडेड है, उनके साल डिवाइडेड है। जैसे मेरा चाइनीज स्टार शीप है, और शीप मोस्ट सेंसिटिव एनिमल है ऑन द चाइनीज ज़ोडिएक, और मैं हूँ शीप जैसी। कंसिस्टेंट भी होती है ना शीप। हाँ, मतलब अगर वो घास अगर आप खा रही, अगर आप देखें नेचरिंग की, तो वो एक चीज पे लगी है कंसिस्टेंटली, वो उस चीज पे आप इसका मतलब सीख गए हैं लोगों की सोबत में। मैं आप लोगों से मिल के जो है ना मैं सीख गया, मुताला मैंने जो है ना, क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ कि मैं दाल चावल पे सारी जिंदगी गुजार सकती हूँ। कंसिस्टेंट वही आपके अंदर जो जिस तरह आपने 21 साल एक आपने वो डोमेस्टिक वायलेंस और वो सारी चीजों के बाद अपने आप को जो इकट्ठा किया है ना, और फिर ये इंडस्ट्री बड़ी ब्रूटल है, और एक ऐसे बंदे की नहीं जिस बेचारे को पता ही कुछ नहीं है, तो ये तो उसी तरह कि आप बच्चा जिस तरह पानी में छोड़ते हैं उसको कहते हैं तैरो, और तैरो भी स्विमिंग पूल नहीं है, समुंदर है जो खत्म ही नहीं होना, तैर तैर के उसके एंड ही नहीं आना उसका कभी भी।
تو آپ وہ اس انڈسٹری کے اندر آپ نے اپنے آپ کو سروائیو کیا ہے اور ماشاءاللہ آپ نے اتنی اچھی اپنی ریپوٹیشن کلین نیٹ کلین آپ کی ریپو ہے, کوئی آپ کے اس کے لیے بہت ہارڈ ورک ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ شہرت اکیلا کر دیتی ہے, سوچا بھی نہیں تھا کہ شہرت اتنا اکیلا کر دیتی ہے کہ میں بالکل, میری کوئی ایسی سوشل لائف نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے, یا کام ہے یا میرا گھر ہے یا میری جو ہے نا وہ رات کی ٹیلی ویژن کی جو بس میری ایک انٹرٹینمنٹ ہے زندگی کی. سو آپ کو میں اس جگہ پہ روکا, وی گوئنگ آن شارٹ کمرشل, پہلے بریک سے جب واپس آئیں گے تو کڑوے گھون کا سیگمنٹ جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. وہ کون سا ایسا ڈرائیور ہے جو ڈرائیو نہیں کرتا بٹ یٹ کال ڈرائیور؟ بڑے کامن سینس ہے, کہہ رہے ہیں وہ تیسری جماعت کے بچے نہیں ہوتے. مائنڈ ڈرائیور نہیں, مائنڈ ڈرائیور تو جو ہے وہ مائنڈ کو آپ ڈرائیور کہہ سکتے ہیں کہ وہ مائنڈ ڈرائیور ہے, پر یہ ایک بڑی کامن سی ایک ہارڈ ویئر کی ایک آئی ٹی بیس ایک چیز ہے. اگر آپ اس کو مجھے آئی ٹی کی چیزوں میں تو میں بالکل you know what to do on count of 3 2 1 sip it. چھوٹا سا اس نے کیمرہ زوم کر لی ہے, خطرناک آدمی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ دو کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ بریک فاسٹ میں you can't have them in breakfast؟ لنچ اینڈ ڈنر. ایکسیلنٹ. میں کہہ رہا ہوں گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی نشست سے اٹھ کے جو ہے نا آپ کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں. ویلکم بیک فرام دی بریک, وی آر اسٹل ان کنورسیشن ود آور امیزنگ گیسٹ, اور اب وقت آ گیا ہے کڑوے گھون کا. اور کڑوے گھون جو ہیں آپ کو, اگر میں آپ سے مصطفیٰ زندگی آلریڈی بڑے کڑوے گھون میں نے وہ تو آپ بتا چکے ہیں, آپ تھوڑی بھول گئی ہیں. میں نے کہا کہ تھوڑی سی ابھی بھی ملتے ہیں لیسنز جو ہیں. یہ دنیا میں واحد کڑوے گھون ہیں, جیسے جیسے آپ پیتی جائیں گی نا عقل کے وجدان کھلتے جائیں گے. مطلب کہ ایکسپریسو شاٹ, کافی پلانٹ کی ایکسپریسو شاٹ ہو اور آپ کو جگائے نا. سو آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو ون کوسچن. اگر آپ کو جو بھی آپ کے دماغ میں فرسٹ پاسبل جواب آتا ہے سو آپ نے مجھے بتا دینا ہے, اور اگر وہ ٹھیک ہوا دین آپ کو جو ہے نا یو کین اسکپ دس ایکسپریسو شاٹ. غلط جواب دینے کی صورت کے اندر آپ کو اس کو سپ کرنا ہے. اور ایکسپریسو شاٹ کا کمال ہی ہے, یہاں میں اپنے لیڈر جیسی بننا پڑے گا, خان صاحب جیسے اپنے جواب کو مجھے جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ جو آپ نے دینے ہیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہے تو ضرور کیجیے گا. کڑوے گھون کا کمال یہ ہے کہ جتنے پرانے ہوتے جاتے ہیں رشتوں کی طرح کڑوے ہوتے جاتے ہیں. تو یہ پرانے نہ اس کو مزید اور پرانا نہیں کرتے, وہ بھی کافی پلانٹ کے کڑوے گھون. سو موونگ آن, وہ کون سا ایسا ڈرائیور ہے جو ڈرائیو نہیں کرتا بٹ یٹ کال ڈرائیور؟ بڑے کامن سینس ہے, کہہ رہے ہیں وہ تیسری جماعت کے بچے نہیں ہوتے. آپ کے آج جو ہے نا بیٹا وہ خالہ جو اور پھپھو جو ڈانٹتی رہتی ہے نا آپ کو, تم پڑھتے نہیں ہو. آج آپ کو میں نے موقع دیا کہ آپ یہ بار بار دکھا کے آپ نے کہنا ہے, آپ نے تو یہ جواب نہیں دیا بھائی. وہ کون سا ایسا ڈرائیور ہے جو ڈرائیو نہیں کرتا بٹ یٹ کال ڈرائیور؟ مائنڈ ڈرائیور. نہیں, مائنڈ ڈرائیور تو جو ہے وہ مائنڈ کو آپ ڈرائیور کہہ سکتے ہیں کہ وہ مائنڈ ڈرائیور ہے, پر یہ ایک بڑی کامن سی ایک ہارڈ ویئر کی ایک آئی ٹی بیس ایک چیز ہے. اگر آپ اس کو مجھے آئی ٹی کی چیزوں میں تو میں بالکل you know what to do on count of 3 2 1 sip it. چھوٹا سا اس نے کیمرہ زوم کر لی ہے, خطرناک آدمی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا جو اسکرو ڈرائیور یا جو کمپیوٹر ڈرائیور ہوتا ہے, وہ ڈرائیو بالکل بھی نہیں کرتا بٹ اسکرو ڈرائیور از یٹ کالڈ اسکرو ڈرائیور. تو اس طرح کے سوال کے جواب جو بھی آپ کے دماغ میں آ رہا ہے آپ مجھے شروع کرتے ہیں. موونگ آن, وہ دو کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ بریک فاسٹ میں یو کانٹ ہیو دیم ان بریک فاسٹ؟ لنچ اینڈ ڈنر. ایکسیلنٹ. میں کہہ رہا ہوں گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی نشست سے اٹھ کے جو ہے نا آپ کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں. لاسٹ جو ہے سیگمنٹ کی جو شو تھا اس کے اندر بڑی اس کے اندر کوئی سوپ پلا رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا پلا رہا ہے. سو آپ کے لیے جو ہے نا میڈم کامن سینس آپ کے اندر ہے. سو وہ یہ ایک پہلی ہے, ایک ریڈل ہے, اس کو آپ نے بوجھنا ہے. وہ کون ہے جو فقیر نہیں ہے پر پیسے مانگتا ہے, عورت نہیں ہے بٹ بستہ لٹکاتا ہے, پجاری نہیں ہے بٹ گھنٹی بجاتا ہے؟ آپ کے لیڈر کا بڑے لوگوں نے ویسے بائی دا وے نام نہیں ہے اس کے بڑی بار بڑے گیسٹ نے جو ہے نا آپ کے لیڈر کا نام نہیں ہے, میں پتہ نہیں کیوں لیا. اچھا, جو فقیر نہیں ہے بٹ پیسے مانگتا ہے, عورت نہیں ہے بٹ بستہ لٹکاتا ہے,
पुजारी नहीं है, देखिए ना वो पुजारी का कॉन्सेप्ट होता है, पर घंटी बजाता है। और पीछे अगर आप अपने बचपन में चले जाएं तो ये बंदा आपको मिल जाएगा। ये करेक्टर है, ये करेक्टर है, ये करेक्टर है, ये आपको मिल जाएगा। मेरा ख्याल है मैं घूंट पहले ले लूं। आप कैमरा जूम करें, जूम करें जी आप कैमरा। आप जो है ना इस टाइम कॉमन सेंस काम नहीं कर रही, बस कंडक्टर इज द राइट आंसर। आ भी नहीं सकता था दिमाग में, दूर दूर तक नहीं आ सकता था। अमीर लोगों के मसले जिन्होंने कभी पब्लिक बसों के अंदर ट्रैवल ही नहीं किया, बेचारों के दिमाग में आपकी मैं माजरत मैंने किया है, मैं माजरत, हाँ आप तो मैंने किया लंदन में जाके ट्यूब्स के अंदर, मैं बहुत पुरानी हूँ, मैंने किया वैसे। वो आप टर्की जाके और बाहर के मुल्कों में जाके यूजली ये, और मैं आई वाज समवेयर, कुछ दोस्त थे तो उनकी फैमिली ने कहा कि हम जो है ना बस में सफर करेंगे। मैं कहा यार क्यों टैक्सी ले लेते, एक्सपीरियंस भी कुछ चीज होती है। तो जब वो ये शबाशी साहब ने बनाई ना मेट्रो, तो मैंने कहा भाईजान फिर इतने भी जाके एक्सपीरियंस करो अगर तुम वाकई एक्सपीरियंस करना चाहते हो। सो मूविंग ऑन। जी जी, अभी और है? हाँ ओके। अब मैडम आप तो रेडी हो गई है, आप इसको रेडी करें, आप तो शॉट लगाने की रेडी हो गई है। वो कौन सी ऐसी जगह है जहां रोड है पर गाड़ी नहीं है, जंगल है बट दरख्त नहीं है, शहर है पर लोग नहीं है? बड़ी आम चीज है। एक बार रिव्यू करें। दरख्त है, जंगल है हाँ, बट दरख्त, अच्छा जंगल है दरख्त नहीं है, दरख्त नहीं है, रोड है पर गाड़ी नहीं है, ठीक है, शहर है पर लोग नहीं है। बड़ी बड़ी मतलब कि बेसिक चीज है। सबसे पहले बिस्मिल्लाह ही वहां से आपकी होती है किसी भी, अब मैं क्या कहूँ, मैं अगर अगला जुमला कह दूंगा तो फिर समझ जाऊंगी मैं, आप फौरन ही समझ जाएंगी। बट बड़ी जो है ना, अच्छा मैं आपको ये बता दूं, हाँ हाँ, जैसे जायचा होता है ना, हाँ, वो इंसान का क्या होता है, वो जिस आप जायचा बनाते हैं तो वो आपको वो ऐसी ही चीज है, कुछ चीज बनने से रिलेटेड है। कितने अच्छे हिंट भी दे रहे हैं। अच्छा तो मैं हूँ, मैं घूंट पी कि आपने मेरी शक्ल देख के कहा है कि आपने मेरे बर्ताव को देख के कहा है? बर्ताव को अप्रिशिएट कर रही हूँ। शक्ल तो माशाल्लाह वो तो दुनिया देख रही है थ्रू कैमरास। बर्ताव की ये आपकी नजर ने मुझे देखा है, गहरी नजर। ये आ गया सर कॉफी प्लैनेट का मग, सजा मेरा ख्याल है कि कबूल। आज जो है ना सामिया जी ने कसम खाई है कि कॉफी प्लैनेट को प्रमोट करना है, अदरवाइज उनको जवाब आते हैं नक्शा, मैप इज द राइट आंसर। ये तमाम तर चीजें उसमें होती हैं बट रियलिटी में उसके अंदर केवल मैं दूसरा जन्म भी ले लेती तो नहीं पहुंच पाती। आप दूसरे जन्म में तो आप कहर डालेंगे, अभी आपका कहर हमसे बर्दाश्त नहीं होता। बट थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी का। ये हमेशा ही होता है कि जब अच्छे लोगों के साथ आप बैठे तो टाइम का पता नहीं चलता। मैं आपको दोबारा से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा प्रोग्राम बुलाने के लिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आई रियली वांटेड टू टॉक, ताकि यूथ जो है इसको देख पाए। अगर आपका कोई लास्ट मैसेज है तो वो देखने वालों को, ये आपका कैमरा जरूर। हाँ, आप क्योंकि एक अपनी यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुस्तफ़ा, तो मैं ये कहना चाहूँगी सैयदा आरफा जी का जुमला कि शख्सियत परस्त माशरे बुत परस्त होते हैं। खुदा के लिए बुत परस्ती छोड़िए, कौम परस्ती शुरू कीजिए। देखिए कैसे हम नेशन बनेंगे और कैसे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। लास्ट चांस है 2023। अगर अब भी हम नहीं समझेंगे इस पॉइंट को तो फिर ये ना कहिएगा कि बहुत देर हो गई। अल्लाह ना करे मुल्क सलामत है तो हम सलामत हैं। तो प्लीज़ ज़रा अपने अपने विजन खोलिए। आप लोग ही हमारा मुस्तकबिल हैं। जो मुस्तफ़ा जैसे लोग हैं, आप ही लोग हमारा फ्यूचर हैं। तो प्लीज़ कुछ को देख के तो तसल्ली हो जाती है। आप ये काम करते रहिए कि लोगों के जहनों को हम लगे रहेंगे, आप जैसे जो है अच्छे लोगों को बुलाते रहेंगे और इनसे मिलवाते रहेंगे, क्योंकि जो भी मेंटोरशिप है वो आपके आप जैसे लोगों के मैसेजेस से ही होने हैं। थैंक यू सो मच तशरीफ आवरी का। मुझे थरली आई एंजॉयड। मेरे लिए इट्स एन ऑनर कि आपने इस काबिल समझा कि मैं आपके शो का पार्ट बन सकूं। इट्स एन ऑनर। आपका प्रोग्राम देने का शुक्रिया। अगर आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक जो है वो हमें इवॉल्व करने में हेल्प करता है।